तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और यहाँ से ये मान के चलिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है इसमें, बेसिकली जनरल एंट्री है, तो वो आप कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू पास एंट्रीज रिलेटेड टू सैलरी पेमेंट, यानी सैलरी से रिलेटेड जो आप पेमेंट की एंट्री पास करते हैं वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पास ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसके अलावा ईयर एंडिंग में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती हैं वो एंट्री के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा पास एंट्री रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड भी जनरल एंट्री आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा नो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ई ट्रांजेक्शन, यानी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस केस में मान के चलिए कुछ फ्री का भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो सब एंट्री हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना। तो ये मान के चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस अकाउंट का। अच्छा, यहाँ पे जहाज जा रहा है, आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो, आ रही है सर। हाँ ठीक है, असल में थोड़ा सा यहाँ पे जहाज वाज चल रहा है तो पता नहीं आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट essential पेमेंट फॉर एनी बिजनेस concern. Several statutory provision have to be kept in mind while calculating salary of an employee. यानी आप लोग को पता है कि जब भी कोई भी कंपनियां एम्प्लॉय को जब सैलरी देती है तो उसके साथ साथ कुछ वैधानिक कटौती भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ और ईएसआई, ठीक है। सो ग्रेट केयर इज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी। तो जब आप सैलरी की कैलकुलेशन एज एन अकाउंटेंट आप अगर करते हैं तो आपको पीएफ और ईएसआई का बहुत अच्छे खासे से ध्यान देना पड़ेगा कि क्या परसेंटेज से आपको पीएफ काटना है, क्या परसेंटेज से आपको ईएसआई काटना है, और एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन करेंगे आप, और एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये सैलरी का पार्ट होता है और एज एन अकाउंटेंट आपको इसको ट्रीट करने आना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोविडेंट फंड पीएफ डिडक्शन। ओके, तो थोड़ा सा कहाँ चला गया, हाँ। Employees Provident Fund is a retirement benefit scheme that is available to all salaried employees. तो सबसे पहला पॉइंट तो जो पीएफ के बारे में है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोविडेंट फंड है वो बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान है, यानी कि एक एम्प्लॉय जो है अपनी पूरी लाइफ काम करता है, काम करने के बाद जब वो रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से तो उसको एक मुश्त पैसा पीएफ के रूप में मिलता है, जिससे उसका बुढ़ापा जो है बड़े आराम से कट जाता है। Any company with over 20 employees is required to registered with EPFO. ये हमने टैली में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते होंगे वहां पे पीएफ लागू हो जाता है। It is a saving platform that helps employees save a fraction of their salary every month that can be used in the event that they are rendered unable to वर्क और अपॉन रिटायरमेंट। यानी कि जो पीएफ होता है वो बेसिकली हर महीने कटने वाला पैसा है, हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है, और जो एम्प्लॉय का फंड होता है पीएफ फंड उसमें जाके ये पैसा हर महीने जमा होता रहता है। कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कंट्रीब्यूशन, जो आज की डेट में जो रेट चल रहा है बेसिकली पीएफ का वो आपको एडवांस अकाउंट में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हमने टैली में भी पढ़ा था, लेकिन टैली में जो रेट थे वो कुछ डिफरेंट थे, वो पुराने साल के थे, यानी 2016 के रेट थे टैली में जो आपने पढ़ा था रेट, और अभी जो ये करंट रेट है, ठीक है। तो टैली में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय का जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% पीएफ के रूप में कट जाता है, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको टैली में समझाया भी था कि 3 तरह के फंड होते हैं, एक होता है प्रोविडेंट फंड, एक होता है एम्प्लॉय का पेंशन फंड, और एक होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्हीं तीनों फंड में ये सारा पैसा जाता है। तो सबसे पहले देखिए ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का जो सैलरी मिलेगी उसमें से 12% कट जाएगा एम्प्लॉय का, ठीक है। 12% कट के कहाँ जाएगा, ईपीएफ में। इसके अलावा एम्प्लॉय को मतलब एम्प्लॉय का जो डिडक्शन है, जो सैलरी में से डिडक्शन है वो सिर्फ 12% है, राइट। इसके अलावा उसको और कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर का जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली 12% माइनस ईपीएस। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ईपीएस मतलब पेंशन, मैं जहाँ पे माउस रखा हुआ है ये पेंशन का फंड है। तो एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन होता है जो कंट्रीब्यूशन होता है सॉरी, वो कितना होता है, तो पेंशन फंड में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डीए होगा, ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस डीए होगा उसका 8.33% कहाँ चला जाएगा, पेंशन फंड में।
और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होनी है वो होनी कैसे है, तो एम्प्लॉय की जितनी बेसिक सैलरी प्लस डीए होगा उसका क्या बोलते हैं, जितना भी 12% उसका कटा होगा पीएफ, ठीक है, 12% और माइनस 8.33। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.67, यानी कि ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.67% होता है। ईपीएस में 8.33 होता है, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होता है उसमें 0.5% उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, 0.5% ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.5%, मिनिमम ₹500। यहाँ पे एम्प्लॉयर को मिनिमम 500 रुपए एडमिन चार्ज के रूप में जमा करना ही होगा, ठीक है, पीएफ का एडमिन चार्ज है ये। और एम्प्लॉयर को जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, पर एम्प्लॉय मिनिमम 500 रुपए उसको हर खाते में हर महीने जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो सैलरी में से पैसा कटेगा वो सिर्फ और सिर्फ 12% कटेगा, बाकी सारा पैसा कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर। इसको हम अभी थोड़ी डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इसको इतना ही बता करके, क्योंकि और भी पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं, और वैसे भी हमने टैली में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी पैसा कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो उसको राउंड ऑफ कर लिया जाता है। टैली में आपको याद होगा कि जब हम लेजर बना रहे थे, ठीक है, टैली में जितने भी पीएफ के लेजर हम लोग बना रहे थे उसको राउंड ऑफ कर दे रहे थे नीचे, ठीक है, नियरेस्ट टू ₹1। यानी कभी भी पैसे में मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं तो ₹54.50 नहीं जमा होते हैं, या तो ₹54 जमा होगा या तो ₹55 जमा होगा, यानी राउंड ऑफ ₹1 के अंतराल पे राउंड ऑफ होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको पीएफ से रिलेटेड है और जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1250, यानी किसी भी हालत में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के पेंशन फंड के लिए वो कितना मैक्सिमम जमा कर सकता है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि 1250 रुपए से ज्यादा वो किसी भी एम्प्लॉय के पेंशन फंड में पैसा नहीं जमा कर सकता है। और यहाँ पे लिमिट है 1250, ये हाईएस्ट पैसा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और ये कैलकुलेट करने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, वो है कितनी, 15,000 रुपए। तो 15,000 का अगर 8.33% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। सो 1250 रुपया। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड एज ए पेंशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। और ये पैसा एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा, जब वो रिटायर हो जाएगा एम्प्लॉय तो उसको पेंशन के रूप में इस फंड में जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा उस हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, पीएफ कंट्रीब्यूशन इज पेएबल ऑन द मैक्सिमम वेजेस सीलिंग ऑफ ₹15,000। टैली में हमने ये पोर्शन कवर किया था कि जो मैक्सिमम जो पीएफ कटता है तो उसकी जो सीलिंग है वो कितनी है, 15,000। यानी कोई एक एम्प्लॉय है उसका बेसिक और डीए अगर आप दोनों जोड़ करके अगर उसका 15,000 से ज्यादा सैलरी बन रही है, यानी बेसिक और डीए दोनों जोड़ा हमने और हमने पाया कि उसकी सैलरी सपोज करिए 18,000 बन रही है, तो जो मैक्सिमम सीलिंग है जिसपे पीएफ कैलकुलेट होगा वो है 15,000। 18,000 से हमें मतलब नहीं है। हम उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे यानी 12% मान लीजिए एम्प्लॉय का पीएफ हमें काटना है, तो हम किस वैल्यू पे काटेंगे, अगर उसकी सैलरी 18,000 है बेसिक और डीए दोनों जोड़ के, तो हम उसका जो पीएफ काटेंगे वो 15,000 पे काटेंगे। ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, द एम्प्लॉय कैन पे एट हायर रेट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो ये सीलिंग डिफाइन है, गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर किस वैल्यू पे ये जो परसेंटेज दिया है किस वैल्यू पे कटेगा। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से कितने पे कटना है, 15,000 पे। लेकिन चूंकि ये सारा पैसा किसका है, एम्प्लॉय के खाते में जाएगा और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो एम्प्लॉय अगर चाहे, ठीक है, यानी कि सपोज करिए कि उसका काम कम पैसे में चल जाता है तो वो चाहे तो अपना पीएफ में ज्यादा डिडक्शन करवा सकता है। यानी कि जो 12% आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय को कितना सैलरी में से कटवा सकता है, 12%। तो अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे पीएफ में ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो द एम्प्लॉय कैन पे एट हायर रेट बट एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे एट सच हायर रेट। यानी यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि एम्प्लॉय अपनी खुद की मर्जी से चाहे तो अपना ज्यादा पीएफ कटवा सकता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ज्यादा पीएफ मतलब कंट्रीब्यूट करिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी को ज्यादा पैसा वो दे। तो जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है
कि 12% यानी 15,000 की लिमिट डिफाइन कर दी है, तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम 15,000 का 12% कंट्रीब्यूट करता है। ओके। तीसरा पॉइंट, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट ऑन हायर वेजेस इन विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹15,000। अब एक और पॉइंट समझिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हायर रेट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इन सच केस एम्प्लॉयर हैज टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑन द हायर वेजेस। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझिएगा कि सपोज करिए कि मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मान लीजिए मेरे यहाँ 25 एम्प्लॉय काम करते हैं और मुझे अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है मतलब कि मैं चाहता हूँ कि अब वो भी फले फूले, बड़ी बढ़िया से उनका रिटायरमेंट हो और बढ़िया से उनको अच्छा पैसा मिले। तो मैं क्या करूँगा कि मैं हायर रेट से कंट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है। हायर रेट से कंट्रीब्यूट करने का मतलब जैसे नॉर्मली है 12%, तो मैं सपोज कहता हूँ कि नहीं मैं 14% से करूँगा। ठीक है। तो अगर आप हायर रेट पे कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर, अगर हायर रेट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो एडमिन चार्ज आप देख रहे हैं इसकी भी कैलकुलेशन 15,000 पे होती है मैक्सिमम। तो अगर आप हायर रेट से करेंगे तो ये भी पैसा अब हायर ही आपको एडमिन चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 3। नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ओके। ओके। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय who is not existing EPF member joins on or after 1 September 2014 with wages above ₹15,000, the entire 12% of employer's contribution will go to PF fund. No part of the contribution will go to pension fund. अब ये जो चौथा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एकदम पता होना चाहिए कि पीएफ का रूल क्या है। तो देखिए पेंशन के बारे में याद रखिएगा कि पेंशन सबको नहीं मिलती है। 1 सितंबर 2014 के बाद से जिसने भी किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, उसके पहले वाले जो व्यक्ति हैं 1 सितंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे किसी भी कंपनी में, वो चाहे उनकी सैलरी कुछ भी हो, ठीक है, उनको पेंशन के लिए वो एलिजिबल थे, राइट। लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी जिन्होंने भी जिस भी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो सब के सब लोग पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है विथ वेजेस एबव ₹15,000, विथ वेजेस एबव 15,000 का मतलब जिनका बेसिक्स और डीए दोनों जोड़ के अगर वो 15,000 से ऊपर कमाते हैं तो फिर वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। पेंशन मिलती है आज भी, लेकिन किसको मिलती है, जिनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ के अगर 15,000 से कम होता है तो वो पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका बेसिक और डीए दोनों जोड़ करके 15,000 से ऊपर चला जाता है तो फिर वो पेंशन के हकदार नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और ऐसे केस में एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है पेंशन फंड, राइट। तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 सितंबर 2014 के बाद जिसने कंपनी को ज्वाइन किया हो और उसकी सैलरी अगर 15,000 से ऊपर होती है, तो जो भी है मान लीजिए 15,000 का 12% उसके पीएफ फंड में चला जाएगा और एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा 12% किस खाते में चला जाएगा, ईपीएफ में। पेंशन में कोई पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि पेंशन के लिए वो हकदार है ही नहीं, तो पेंशन उसका कटना नहीं है, तो उसके पेंशन में कोई पैसा नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा किस में चला जाएगा फिर, 12% ईपीएफ में। नॉर्मली ईपीएफ में कितना पैसा जाता है, 3.67%। लेकिन अगर वो पेंशन का हकदार नहीं है तो पूरा 12% किस में जाएगा, ईपीएफ में। अभी हम लोग एक एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ईपीएफ की प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के अंतर्गत। यानी आप एज एन अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं तो आपको इन पॉइंट का खासा ख्याल रखना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल भी आ गया। ठीक है। और बेसिकली 2 एग्जाम्पल हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके समझने के लिए। देखिए ए, सपोज करिए कि बेसिक प्लस डीए ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹10,000। तो यहाँ पे जो सीलिंग है वो कितनी थी, 15,000 थी। यानी कि गवर्नमेंट का रूल है क्या है कि अगर बेसिक और डीए दोनों जोड़ के या तो 15,000 से ज्यादा होगा किसी एम्प्लॉय का या 15,000 से कम होगा। तो हमारे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कितनी है, ₹10,000 है, यानी 15,000 से कम है। तो अब जरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं।
तो एम्प्लॉय जो कि 10,000 रुपया कमा रहा है, बेसिक और डीए दोनों जोड़ के जिसका 10,000 रुपया हो रहा है, तो इसका पीएफ कितना कटेगा। ठीक है, तो सिंपल है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% से होता है। तो इस केस में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा 10,000 इंटू 12%, यानी कि 1,200 रुपये उसकी सैलरी में से कट जाएगा। यानी 10,000 रुपये अगर वो पा रहा है तो 10,000 में से 1,200 रुपया एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जब पेंशन की बात आएगी ईपीएस वाले खाते में, अब चूंकि इसकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है, तो इसका पेंशन के लिए ये व्यक्ति एलिजिबल है, तो इसका पेंशन बिल्कुल कटेगा। ठीक है, तो 10,000 का, यानी कि ये 10,000 बेसिक प्लस डीए है, इसी का 8.33 क्या कट जाएगा, इसका पेंशन में कट जाएगा। यानी 833 रुपए इसके पेंशन वाले खाते में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ईपीएफ कितना कटेगा, तो 1200 1200 क्या था, 1200 ध्यान दीजिए, ये था एम्प्लॉय का जो पीएफ था 12% से, वो कितना था 1200, और उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला पैसा, कौन सा, पेंशन वाला पैसा, 833 रुपया, तो बचा कितना 367। ठीक है, तो इस तरीके से ईपीएफ की कैलकुलेशन होती है। इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 3.67 है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन 3.67 से नहीं की जाती है, बल्कि जितना भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से माइनस कर दीजिए, कौन सा वाला, पेंशन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। तो ये एग्जांपल में आपने देखा कि एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, सेकंड केस, बेसिक प्लस डीए ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹20,000। सपोज करिए कि बेसिक प्लस डीए एम्प्लॉय का जो है कितना है, 20,000 है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्री टू कंट्रीब्यूट एट हायर वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये हायर वेजेस का मतलब समझ लीजिए कि सपोज करिए कि जो उसकी बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एग्री हैं कि हम हायर रेट से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। यानी एम्प्लॉय को तो कोई दुख नहीं होगा, एम्प्लॉय के 20,000 सैलरी है, वो 20,000 का 12% कटवा लेगा, बोलेगा कि भाई मेरे को तो पैसा मिलना ही है, रिटायरमेंट के बाद ये सारा पैसा मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन हो सकता है, एम्प्लॉयर कह सकता है कि नहीं, मैं मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूट करूंगा कितने परसेंट से करूंगा, 12% से करूँगा, सॉरी 15,000 की लिमिट में मैं करूंगा, मैं 20,000 पे कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एग्री हैं कि हम हायर रेट से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो एम्प्लॉय का जो रेट है वो 12% एकदम क्लियर है, तो 12% वो कंट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस पे कंट्रीब्यूट हो रहा है वो देख लीजिए, 20,000 पे हो रहा है। क्यों 20,000 पे हो रहा है, क्योंकि दोनों एग्री हैं कि जितना भी भाई बेसिक और डीए जोड़ के हुआ है मेरा, उसी पे मेरा पीएफ कट जाए। ठीक है, तो इसकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है, तो 20,000 का सीधे सीधे 12% हो गया कितना, 2,400 रुपए। अब चूंकि यहाँ एम्प्लॉयर भी एग्री है हायर रेट पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो एम्प्लॉयर का भी समझ लीजिए, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ईपीएस के रूप में कितना पैसा, 15,000 इंटू 8.33, जो कि होता है कितना, 1,250 रुपया। ठीक है, ईपीएफ में कितना पैसा जाएगा, तो 2,400, यहाँ पे कैलकुलेशन 2,400 माइनस 1,250, 2,400 2,400 2,400, अच्छा 2,400 ये वाला पैसा है। ठीक है, पेंशन वाला पैसा ईपीएफ में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2,400। ठीक है, 2,400 यहाँ से आया 12% और माइनस 1,250 10, यानी ईपीएस वाला पैसा तो 1,150 रुपये। यहाँ पे याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर, ठीक है, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन तो नॉर्मल हुई है, यानी 15,000 पे कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, लेकिन जब ईडीएलआई की बात होगी, क्योंकि एम्प्लॉय हायर रेट से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर कितनी रेट से कंट्रीब्यूट करेगा, 20,000 पे, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 रुपए, उस 20,000 का 0.5% जो कि कितना हो गया, 100 रुपया, और एडमिन चार्ज के रूप में कितना पैसा, 20,000 इंटू 0.5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर हायर रेट से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे एक चीज समझ लीजिए, हायर रेट पे कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही ऐसे रेयर केस आपको मिलेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है हायर रेट पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर की जेब से पैसा जा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा जाए। जब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि भाई एम्प्लॉयर के लिए कि आपकी जो सीलिंग है वो 15,000 है, 15,000 से ऊपर आपको किसी भी एम्प्लॉय के खाते में कंट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब छोटा सा हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्री। और याद रखिएगा एग्जाम में आपके सामने जो आना है एग्जाम में वो यही आना है, यानी कि आपका जो पेपर होगा एडवांस अकाउंट का वो प्रैक्टिकल पेपर होता है और उसमें आपको एक्सेल पे एंट्री करनी होती है। ध्यान दीजिएगा कि आपको एंट्री जनरल एंट्री जो सीखनी है वो किस पे सीखनी है, एक्सेल पे, मतलब टैली पे नहीं करना है, इसको एक्सेल पे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जो हम पीएफ काटते हैं और उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है उसको समझ लीजिए जरा सा। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पासिंग सैलरी एंट्री, तो सैलरी की एंट्री आपको पता ही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आपने हमेशा जनरल एंट्री पास की है। बस यहाँ पे क्या है कि एक पीएफ का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है। तो पीएफ का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपको जनरल एंट्री उसकी क्या बनानी है, तो आपको लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितनी भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसको डेबिट करिए, और टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट और टू सैलरी पेबल अकाउंट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये ऊपर वाला एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये है। ठीक है। तो आप यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 10,000 से करेंगे, राइट। फिर टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, फिर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1,200 रुपया था यहाँ पे। ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको 10,000 इंटू 12% यानी 1,200। तो यहाँ पे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप क्रेडिट करेंगे कितने से, 1,200 रुपये से, और बाकी का पैसा उसके हाथ में मिल जाएगा टू सैलरी पेबल अकाउंट, यानी 20,000, 10,000 और माइनस 1,200 रुपये, जो भी बचेगा वो उसकी सैलरी मानी जाएगी। ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका जनरल एंट्री बनती है। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये पैसा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ का पैसा काट लिया। ठीक है। यानी कि आप एक कंपनी है और आपने आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉय थे उसकी सैलरी मान लीजिए आप दे रहे थे, तो उसमें पीएफ का पैसा आपने काट लिया, दिस वन। ये जो आपने यहाँ पे लेजर डिफाइन किया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी में से आपने पीएफ काट लिया। अब एम्प्लॉयर को खुद अपना भी कंट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, यानी पीएफ अकाउंट में जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी पीएफ का पैसा जब जमा करने जाएंगे, तो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, यानी ये वाला लेजर। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेजर क्रेडिट हुआ है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, इसको यहाँ डेबिट करेंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट कितना कटा था हमारा पीएफ, 1,200 रुपये कटा था एम्प्लॉय का, तो यहाँ 1,200 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है। तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन देगा उसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पे सीधे आपको दिया हुआ है कितना, 13%। अब ये 13% कैसे आया वो समझ लीजिए। 13% के लिए आप यहाँ पे रेट चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस वन। ठीक है। देखिए एक तो हो गया यहाँ पे जो ईपीएफ है वो कितना है, 3.67। ठीक है। और ईपीएस कितना हो गया, 8.33, राइट। और तो ये दोनों जोड़ के आप देखेंगे तो ये 12% हो गया, और 0.5% ईडीएलआई, और ईपीएफ या एडमिन चार्ज ईपीएफ का कितना हो गया, 0.5, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 13%। मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, या आप मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे कि ईपीएफ में कितना पैसा जाता है, 3.67, ईपीएस में कितना जाता है, 8.33। तो 8.33 और प्लस 3.67 अगर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12%। ठीक है। इसके बाद 0.5 0.5 कितना हो गया, 1% हो गया, तो 12% प्लस 1% टोटल कितना हो गया, 13%। यानी कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13%, और एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है, 12%। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप जनरल एंट्री करेंगे वो क्या लिखेंगे, अभी हम लोग एक्सेल पे करेंगे तो आपको क्लियर थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी ये थ्योरी है तो मैं थोड़ा सा बस आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से होना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 13%, तो 13% आप निकालेंगे कैसे, तो सीधे जो उसकी बेसिक और डीए एम्प्लॉय का कितना था, 10,000 रुपये था, 10,000 का सीधे सीधे आप क्या निकाल लेंगे, 13% निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और टू बैंक, यानी आपने पीएफ का पैसा बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। पीएफ पेमेंट आर टू बी मेड ऑनलाइन बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है। पीएफ का पैसा जमा होता कब है, पीएफ का पैसा हर महीने जमा होता है, यानी कि सपोज करिए कि अप्रैल का महीना खत्म हुआ, तो अप्रैल का जो पीएफ का पैसा है वो आपको 15 मई तक जमा कर देना है।
Online PF payment can be made by the employer either on EPFO website or through authorized bank website. यानी जो पीएफ का पैसा है या तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, यानी और जमा कौन करेगा, एम्प्लॉयर जमा करेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि पैसा जमा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एम्प्लॉयर के ऊपर है। ठीक है, ईपीएफओ की वेबसाइट पे चले जाइए और या फिर जो भी ऑथराइज्ड बैंक है वहां आपका खाता खुलेगा, वहां जा करके आप जमा कर सकते हैं। ओके, if bank allows direct payment through their website in which employer has an account and net banking, presently EPFO has an arrangement with 10 banks to collect EPFO dues and bank are SBI, PNB, Indian Bank। ये सारे बैंक के नाम है। आपको इन बैंक में मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ लागू हो चुका है तो आपको इस जो भी नीचे बैंक दिए हैं इनमें से किसी बैंक में जाकर के आप ईपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं और वहाँ पे हर महीने आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। एम्प्लॉय की सैलरी में से जो पैसा आपने काटा है प्लस आपने अपनी जेब से जो उसमें पैसा भरा है, ये दोनों पैसा मिला करके आपको बैंक में जमा करना होगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड एग्जांपल गिवन एबव विल बी एज फॉलोज। जो दूसरा एग्जांपल था उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी, सपोज 20,000 रुपए थी। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है और एम्प्लॉय जो है हायर रेट से कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उस केस में सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट 20,000 से और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हो जाएगा कितना, 2400 रुपये, जो कि आपने ऊपर देखा था कैलकुलेशन। यहाँ पे 20,000 रुपये था और एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन था, 20,000 का इंटू 12% यानी कि 2400 रुपये एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, ओके, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 2400 रुपये और टू सैलरी पेबल 17,600 रुपये। यानी एम्प्लॉय के पास कितना पैसा जाएगा, अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपये है और वो अगर हायर रेट से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उस केस में 17,600 रुपये एम्प्लॉय के खाते में जाएगा। बाकी 2400 रुपये उसका क्या कट गया, पीएफ कट गया। उसी तरीके से जब ये पीएफ का पैसा जब बैंक में जमा होगा तो उस दिन क्या एंट्री बनेगी, तो उस दिन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट कितना हो जाएगा, 2400 रुपये और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट 2600। यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है आपको। और 2600 रुपये अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 1250 हो गया पेंशन वाले खाते के लिए, 1150 हो गया आपका पीएफ वाले खाते के लिए, ईडीएलआई के लिए हो गया 100 रुपया और एडमिन चार्ज के लिए हो गया 100 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों कैलकुलेशन है ईपीएस और ईपीएफ की, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो मैक्सिमम सीलिंग यानी 15,000 रुपया है तो 15,000 तो वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि किसी भी हालत में पेंशन वाले खाते में 1250 से ज़्यादा एम्प्लॉयर जमा नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो किस अमाउंट से होगी, 15,000 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी फिगर को अगर आप जोड़ेंगे तो एम्प्लॉयर का कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, 2600 रुपया। ठीक है, और टू बैंक 5,000 रुपये, यानी 2400 रुपया और 2600 रुपया दोनों जोड़ के 5,000 रुपया हो जाता है। चलिए नीचे चलिए इसके बाद ईएसआई है, तो ईएसआई के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे। अभी पीएफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक बार चीज़ों को थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आ जाए। मैं ज़रा एक्सेल खोल लूँ। अच्छा, वैसे ओ माय गॉड, टाइम भी खत्म हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल मैं कवर कर दे रहा हूँ। सपोज करिए कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है 15,000 से कम है। ठीक है, मैं आज एक एग्जांपल कवर कर दे रहा हूँ, बाकी हम लोग जो 15,000 के अगर ऊपर कोई कमाता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो अभी 10 मिनट है अपने पास, 10 मिनट में हमारा उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल कैलकुलेट हो जाएगा। तो सपोज करिए कि हमारा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसका बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल कितना है, सपोज करिए 8,000 रुपये पाता है वो, राइट। और उसका डीए यानी डियरनेस अलाउंस सपोज करिए 3,000 रुपये पाता है। ठीक है, तो 8,000 और 3,000 कितना हो गया, 11,000, यानी 15,000 से कम कमा रहा है। ठीक है, तो 15,000 से अगर कम कमा रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 खाते होते हैं। एक होता है आपका पीएफ का खाता, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और एक होता है आपका सर पेंशन। एक्सेल की स्क्रीन नहीं दिख रही है। आई एम सॉरी मैंने चेंज ही नहीं की स्क्रीन। ओके ओके ओके, सॉरी।
स्क्रीन चेंज करना है, मैं भूल गया। अब दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर, दिखाई दे रहा। ठीक है। तो मैं एग्जांपल ये बता रहा था कि सपोज करिए हमारा जो एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल वो बेसिक सैलरी कितना पाता है, 8,000 रुपए, और डीए कितना पाता है, 3,000 रुपए, यानी 8 3 11,000, यानी 15,000 से कम पा रहा है सपोज हमारा एम्प्लॉय। ठीक है। तो इस केस में 3 खाते होते हैं जिसमें ये सारा पैसा जमा होता है। तो एक प्रोविडेंट फंड का खाता होता है, एक आपका पेंशन का खाता होता है, ओके, और एक आपका होता है ईडीएलआई। ठीक है, ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। और एक होता है एडमिन चार्ज, पीएफ एडमिन चार्ज। ओके। तो ये बेसिकली 4 खाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को ये वाला पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है। कौन कौन सा पैसा? एक तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, दूसरा उसको पेंशन मिलती है, ठीक है, और उसका एक इंश्योरेंस भी रहता है। अगर मतलब नौकरी करते समय अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस का पैसा उसको मिल जाता है। ठीक है। तो इन्हीं 3 खातों में कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो पीएफ एडमिन चार्ज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली चार्ज है। चार्ज मतलब अब जाहिर सी बात है भाई, पीएफ का खाता आपका चल रहा है, तो वहां पे भी एम्प्लॉय काम करते हैं, आपके खाते का रख रखाव करते हैं, तो पीएफ का ऑफिस चलेगा कैसे? तो यही चार्जेस से, जो पीएफ एडमिन चार्ज आप देख रहे हैं, इन्हीं चार्जेस से पीएफ का ऑफिस रन करता है। वहां के एम्प्लॉय जो है उनकी सैलरी इसी पैसे से बनती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय डिडक्शन। तो एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन होगा? तो एम्प्लॉय का डिडक्शन आपको पता है 12% से होता है। ठीक है। तो 12% यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी, तो सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की? 8 3 11,000, राइट, 11,000। तो एम्प्लॉय कितना, एम्प्लॉय का डिडक्शन कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू ये 11,000 का इंटू 12%, ओके, यानी 1,320 रुपया। तो 1,320 रुपया जाएगा कहाँ? तो ये पीएफ वाले खाते में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू दिस वन। ठीक, ये हो गया आपका एम्प्लॉय डिडक्शन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप पेंशन की बात कर लेते हैं, यानी सबसे पहला जो पैसा होता है वो पेंशन की कैलकुलेशन होती है। अब देखिए, एम्प्लॉय का बेसिक और डीए दोनों जोड़ के है कितना? 11,000 रुपए है। तो इसी 11,000 पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है। और पेंशन में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन में, उसका रेट कितना होता है? तो 8.33% होता है। ठीक है। ये परसेंटेज थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर 8.33 है तो सैलरी कितनी है? 11,000। तो 11,000 का निकाल लीजिए इंटू कितना? 8.33%। तो कितना हो गया? 916 रुपए, यानी कि इसको राउंड कर लीजिए, 970 रुपए मान लीजिए। ठीक है, 970 रुपए हम मान लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया पेंशन। इसके अलावा एम्प्लॉयर कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? पेंशन के अलावा पीएफ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, पीएफ। अब पीएफ का जो रेट होता है वो कितना होता है? तो पीएफ का रेट याद रखिएगा, वो आपको निकालना कैसे है? तो पीएफ का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एम्प्लॉय डिडक्शन, और इसमें से माइनस कर दीजिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पीएफ का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होना है। तो पीएफ का कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है कि एम्प्लॉय का जितना डिडक्शन हो, तो एम्प्लॉय का डिडक्शन ये है कितना? 1,320 रुपया, राइट। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन कितना है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन है 917 रुपया। तो आपको इन दोनों फिगर को माइनस कर लेना है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 1,320 रुपया और इसमें से माइनस कर दीजिए 917 रुपया। ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या? पीएफ का पैसा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन लिख देता हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन दिया? तो पीएफ में इस एम्प्लॉय के लिए 403 रुपया कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है। पेंशन के लिए कितना दिया? तो पेंशन के लिए दिया आपका ये वाला पैसा 917 रुपया। ठीक है। फिर ईडीएलआई की बात करते हैं।
ईडीएलआई का जो रेट है वो है 0.5%। ईडीएलआई ईडीएलआई का जो आपका रेट है वो है 0.5%। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी है, 11,000 रुपए। तो 11,000 का 0.5% हो जाएगा, ये 11,000 और इंटू 0.5%, यानी कितना पैसा, 55 रुपया। किस में जाएगा, ईडीएलआई में जाएगा, इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब बात करते हैं पीएफ एडमिन चार्ज की। पीएफ एडमिन चार्ज में एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन देगा, पीएफ एडमिन चार्ज। ठीक है, सैलरी कितनी है, 11,000 है, और पीएफ एडमिन चार्ज का जो रेट होता है वो कितना होता है, वो भी 0.5% ही होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5%। ठीक है, और सैलरी कितनी है उसकी, 11,000 है। ठीक है, निकाल लीजिए, इक्वल टू 11,000 और इनटू 0.5%। ठीक है, तो ये कितना, 55 रुपया। ठीक है, तो ये आप